नमस्ते, आप सभी का आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 12 की विषय हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा के गद्य खंड की तीसरे पाठ मेरा कच्चा चिट्ठा, जिसके रचयिता हैं ब्रजमोहन व्यास। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्नोत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखते हैं पहले कवि परिचय। इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ माना जाता है और निधन इनका 23 मार्च 1963 ईस्वी को। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। साहित्यिक परिचय में हम देखते हैं कि ब्रजमोहन व्यास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। आपका लेखन खड़ी बोली हिंदी में है। साथ ही आपके साहित्य में संस्कृत, अरबी, फारसी के लोक प्रचलित शब्द, बोलचाल के अंग्रेजी शब्द भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा का अंदाज चुटीला एवं आकर्षक बन जाता है। व्यास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं देखें कि जानकी हरण का अनुवाद पंडित बालकृष्ण भट्ट इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। पंडित मदन मोहन मालवीय भी इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। और मेरा कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है। और इसी आत्मकथा का भाग एक अंश हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। देखते हैं कि आपने जीवनी और आत्मकथाओं का लेखन किया। इन विधाओं की रचनाओं के लिए वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली कारगर मानी जाती है। व्यास जी ने भी इन्हीं शैलियों का प्रयोग किया। इलाहाबाद संग्रहालय आपकी सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण रचना या सृजन माना जाता है। प्रश्नोत्तर देखते हैं। ब्रजमोहन व्यास पुरातात्विक सामग्री का संकलन क्यों कर रहे थे? प्रयाग संग्रहालय के निर्माण हेतु। प्रयाग संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्घाटन के पश्चात प्रयाग संग्रहालय का कार्यभार किसे सौंप दिया गया? सतीश चंद्र काला को। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मैसूर में, जहाँ से आप काफी सारे तालपत्र लेकर आते हैं। पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था? पसोवा की प्रसिद्धि के दो मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, यह एक जैन तीर्थ स्थल था और दूसरा कि ऐसी मान्यता थी कि यहाँ की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुद्ध व्यायाम करते थे। अशोक द्वारा स्तूप निर्माण की बात भी बुजुर्गों के द्वारा कही सुनी जाती है। लेखक पुरातत्व के महत्वपूर्ण सामग्री के संकलन में लगे थे। इसी सिलसिले में वे वहां जाना चाहते थे, पशोवा। उनको उम्मीद थी कि शायद पशोवा से कुछ उनके लायक सामग्री मिल जाए। मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे का अर्थ है खाली हाथ। से तात्पर्य क्या है? लेखक कौशाम्बी लौटते समय अपने साथ साथ क्या लेकर आए? ये बात ब्रजमोहन व्यास ने पशोवा से लौटने के बाद कही। आप प्रयाग संग्रहालय के लिए पुरातत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन कर रहे थे। लेखक का मानना है कि वे जहां कहीं भी जाते थे, खाली हाथ नहीं लौटते थे। पसोवा से वापसी के समय भी यही हुआ। पसोवा से सिक्के, मनके व मृण मूर्तियों के साथ साथ चतुर्मुख शिव की प्रतिमा भी लाए, जो कि एक पेड़ के नीचे इन्हें मिली थी। और उनको देखकर, उस मूर्ति को देखकर इनके मन में लालच आ गया था। बाद में यही हुआ कि गांव के लोग आ गए और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे शिव हमें नहीं मिलेंगे, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन्हें वापस भी देनी पड़ी थी। चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी अपना कर्तव्य पालन, और बिल्ली का कर्तव्य पालन क्या है कि वो चूहे को मार दे। तो इनके सामने भी कोई मूर्ति आ गई, तो मूर्ति आ गई तो फिर इनका कर्तव्य बनता है कि वो इन्हें उठाकर लेके आए, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं इस मामले में बड़ा बेईमान हूँ, इनाम नाम की कोई चीज मेरे पास नहीं रही है। कर्तव्य पालन तो करेगी ही। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा? तो लेखक पशुआ से कौशाम्बी लौट रहे थे तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे शिव की चतुर्मुखी अर्थात चार मुखों वाली प्रतिमा दिखाई दी। लेखक ने उसमें ऐसी आसक्ति नजर आ रही थी जिससे वह उन्हें उठाने के लिए कह रही हो। पुरातात्विक चीजों के संग्रह के लिए इधर उधर भटकते रहने वाले व्यास बाबू स्वयं पर काबू नहीं रख पाए और मूर्ति उठा लाए। ये वाकया ठीक वैसा ही समझें जैसे किसी भूखी बिल्ली के सामने कोई चूहा पड़ जाए तो बेचारी उसका शिकार करके चूहे को मारने के अपने कर्तव्य का पालन करती है। ठीक वैसे ही ब्रजमोहन व्यास ने भी अपना कर्तव्य पालन किया और मूर्ति उठा लाई। इस मामले में वो कहते हैं कि मैं बड़ा बेशर्म आदमी हूँ। अपना सोना खोटा हो तो परखवैया का क्या दोष? परखवैया का मतलब परखने वाले का। से लेखक का क्या तात्पर्य है कि पूरे कौशाम्बी परिक्षेत्र में जब भी कोई मूर्ति गायब होती थी तो पहला शक प्रयाग संग्रहालय के ब्रजमोहन व्यास पर ही जाता था। वे इस मामले में कुख्यात हो चुके थे। विख्यात का मतलब अच्छी बात के लिए प्रसिद्ध, और कुख्यात बुरी बात के लिए। हो सकता है उनको वो काम अच्छा लगता हो, लेकिन लोगों की नजर में ही मूर्तियां उठाना ये गलत था। उक्त लोकोक्ति का प्रयोग भी इसी क्रम में किया गया है। लेखक का मानना है कि जब स्वयं में कमी हो तो दूसरे तो शक करेंगे ही, और उनके
शक को दोष भी क्या है कि गांव वाले जो शक करते हैं उस शक को हम गलत भी नहीं ठहरा सकते। गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? पशुवास से कौशाम्बी लौटते समय लेखक शिव प्रतिमा उठा लाते हैं। शिव प्रतिमा के गायब होने की सूचना जब गांव वालों को मिली तो वे प्रण कर लेते हैं कि जब तक उनके शिव अपने स्थान पर नहीं आ जाते तब तक वे न अन्न खाएंगे न पानी पिएंगे। इस आशय की सूचना जब व्यास जी को मिली तो उन्होंने तत्काल वह मूर्ति लौटा दी। तब जाकर गांव वालों ने उपवास तोड़ा। शिव के प्रति गांव वालों की आस्था देखकर व्यास जी कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता होता तो वे मूर्ति लाते ही नहीं। लेखक बूढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर प्रतिमा या मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुए? संग्रहालय के लिए पुरातात्विक महत्व की चीजें जुटाने के क्रम में लेखक कहीं किसी गांव में घूम रहे थे। वहीं एक खेत की मेड़ के पास, मेड़ मतलब जो सीमा होती है उस पे, उन्हें बोधिसत्व की बिना सिर वाली मूर्ति मिली। यह मूर्ति कनिष्क के समय की थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था जिसके राज्य में या जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। लेखक जब उसे उठवाने लगे तो खेत की मालकिन बुढ़िया ने ऐतराज किया और कहा कि इसके चक्कर में मेरा हल एक दिन खड़ा रह गया, उसका नुकसान कौन भरेगा? तब लेखक ने तत्काल 2 रुपए देकर मूर्ति ले जाने हेतु बुढ़िया की सहमति प्राप्त कर ली। कालांतर में इस मूर्ति को एक फ्रेंच ने 10,000 रुपए में बेचने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बेचा। ईमान, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं है तो उसके डिगने का तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई कहते हैं ईमान डिग जाएगा। जब मेरे पास ईमान ही नहीं है तो वो डिगेगा कैसे? यदि ईमान होता तो इतना बड़ा संग्रह है बिना पैसे कौड़ी के हो नहीं सकता। लेखक पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इलाहाबाद संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए लेखक ब्रजमोहन व्यास दिलो जान से जुटे थे। वे लिखते हैं कि संग्रहालय की अधिकतर या अधिकांश चीजें बिना पैसे के जुटाई गई हैं। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि ईमान भी। हमारा कोई ईमान नहीं रहा जो किसी प्रकार के लोभ लालच में डिग जाए। ये बात आपने फ्रेंच जानकार को कही जिसने कहा था कि तुम्हारे संग्रहालय की कीमत बताएंगे तो तुम्हारा ईमान भी डोल जाएगा। दरअसल वह फ्रेंच बौद्धिस्त्व की उस मूर्ति को लेना चाहता था जिसे लेखक ने 2 रुपए में लिया था और वह फ्रेंच व्यक्ति उसके 10,000 रुपए तक देने को तैयार था। तभी लेखक ने कहा कि उसका कोई ईमान नहीं है जो 10,000 रुपए सुनकर डिग जाए। 2 रुपए में प्राप्त बौद्धिस्त्व की मूर्ति 10,000 रुपए में क्यों नौछावर की जा रही थी? तो बौद्धिस्त्व की जिस मूर्ति को एक फ्रेंच व्यक्ति 10,000 में खरीदना चाहता था, असल में वह 2 रुपए में खरीदी गई थी। इस बात से आप वाकिफ हैं। यह मूर्ति कुषाण वंश के शासक कनिष्क को राज्यारोहण के दूसरे वर्ष की थी। इस आशय का लेख मूर्ति के पद स्थल पर अंकित था। प्राचीन और पुरातात्विक महत्व की इस मूर्ति को 10,000 तो क्या किसी भी कीमत पर बेचा जाना असंभव था लेखक की दृष्टि में। मूर्ति की प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व के कारण ही उस पर 10,000 रुपए की कीमत न्योछावर की जा रही थी। एक पंक्ति है कि मूर्ति की प्राचीनता एवं पुरातात्विक महत्व के कारण ही उस पर 10,000 रुपयों की कीमत न्योछावर की जा रही थी। इतना उत्तर भी इसका पर्याप्त है। और बाकी इसके अंक भार पर देखें कि 1 नंबर का प्रश्न है तो इतना लिखें, बड़ा है तो थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिख दें। भद्रमत शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई? कि हजियापुर नामक गांव में गुलजार मियां के घर के बाहर कुएं की चारों मीनारों को परस्पर जोड़ने वाले बंडेरों में से एक बंडेर पर ब्राह्मी अक्षर खुदे थे। गुलजार मियां ने बेझिझक वह बंडेर निकालकर व्यास जी को दे दिया और इस प्रकार भद्रमत शिलालेख न मिलने की क्षतिपूर्ति हो गई। निम्न लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए कि चोर की दाढ़ी में तिनका होना, कि अपराधी स्वयं सशंक या शंकित रहता है, न जाने के ही भेष में नारायण मिल जाएं, न जाने किस वेश में भगवान मिल जाएं, कि बहुमूल्य वस्तुएं कहीं भी कभी भी मिल सकती हैं। ऐसा ब्रजमोहन व्यास का मानना था। संग्रहालय के नए भवन का नक्शा किसने तैयार किया? तो बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे व मुत्ता ने संग्रहालय के नए भवन का नक्शा तैयार किया था। मैसूर अधिवेशन में ब्रजमोहन व्यास के साथ कौन गए थे? उनके मित्र गोपाल शरण सिंह। और इन्हीं गोपाल शरण सिंह को वो राजा साहब के रूप में और लोगों से परिचित करवाते हैं और वो राजा साहब को प्रसन्न करने के लिए तालपत्र, सिक्के, मन के मूर्तियां आदि देते हैं। के एन दीक्षित कौन थे? तो उस समय तब अंग्रेजों का राज था, लेकिन भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग था उसके डायरेक्टर जनरल थे, अर्थात महानिदेशक थे, डीजी थे। बूढ़िया ने बोधिसत्व की मूर्ति कितने रुपयों में बेची? 2 रुपए में। मैं तो निमित्त मात्र था।
अरुण के पीछे सूर्य था, उक्त कथन किसका है और इसके निहितार्थ क्या थे? उक्त कथन ब्रजमोहन व्यास का था। व्यास ने प्रयाग संग्रहालय के लिए कड़ी मेहनत की थी। प्रयाग संग्रहालय निर्माण के पीछे एकमात्र उन्हीं की मेहनत थी। फिर भी वे इसका श्रेय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने संग्रहालय निर्माण का श्रेय ईश्वर को दिया कि जिस प्रकार अरुण अर्थात प्रकाश के पीछे सूर्य होता है, ठीक उसी प्रकार संग्रहालय के पीछे भी ईश्वर थे, ऐसा ब्रजमोहन व्यास का मानना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नंबर आपके समक्ष यहाँ लिख रहे हैं और आप की यदि कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर बेझिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे संमतिया पाठ पर। तब तक के लिए अनुमति दें, शुक्रिया।